आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत महाराजगंज स्थित बिगहा बाजार में बने हनुमान मंदिर में 5 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। ये यज्ञ दिनांक 21 मार्च से लेकर 25 तक चलेगा। इस मौके पर सभी महिलाएं, बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश को लेकर महाराजगंज से पैदल चलकर ताजपुर स्थित शिवालय से जल भरकर पुनः वापस मंदिर में कलश स्थापित किया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। यज्ञ में आचार्य डॉक्टर पंडित श्री चक्रपाणी जी महाराज, वाराणसी धाम पंडित श्री अंकुश जी महाराज और अय्या वाले द्वारा प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। साथ में भद्रकाली मंदिर में रहने वाले आलू बाबा, जिनको फलाहारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, भद्रकाली मंदिर छोड़ ये अब महाराजगंज में हनुमान मंदिर में अपनी कुटिया में रहते हैं। ये यज्ञ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्ति हेतु जन कल्याण कारक, सर्व दुख विनाश, मंगल कामना, सुख शांति के लिए किया जा रहा है। इस शुभ मौके पर बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव, पूर्व विधायक मनोज यादव, बरही इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह और जेएमएम के बरही केंद्रीय सदस्य विनोद विश्वकर्मा, साथ में हनुमान सेवा संस्था यज्ञ के सदस्य संजय सिंह, मनोज, शशि शेखर, सत्येंद्र साहू, जितेंद्र चंद्र वंशी, अशोक सिंह, मनीष सिन्हा, बलराम यादव, आनंद कुमार चंद्र वंशी एवं अन्य कई भक्त शामिल थे। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हनुमान जी का वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत महत्व है। इसका वैज्ञानिक भी लाभ है, आध्यात्मिक भी लाभ है और हम सनातन धर्मों के सभी अनुयायियों को यज्ञ में शामिल भी होना चाहिए, भूमिका भी निभानी चाहिए। इससे हम सबों का आत्मबल बढ़ता है और समाज में सद्भावना का प्रसार होता है। आप लोग कैसा लग रहा है? अरे भाई, हम लोग सनातन धर्म जन्म लिए हैं। अब सनातन धर्म में कोई कार्यक्रम हो और हम लोग सनातन धर्म लंबी नहीं वहाँ पहुँचे तो हमारे जिंदगी का एक अधूरा सपना हो जाएगा। इसी के दृष्टिकोण से और सारे लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए कि धर्म को नष्ट नहीं होने दो। धर्म यदि जो नष्ट होगा, और धर्म सिखाता है मानव सेवा, और मानव सेवा हो नहीं रहा है, दिखावा सेवा हो रहा है। मानव सेवा ही सबसे पूजा और धर्म है। और उम्र का तगाजा के साथ मैं बता रहा हूँ। हनुमान जी का वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें यज्ञ में बहुत आप लोग शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ये यज्ञ जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता की एक बहुत बड़ी पहचान है और हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा का यह यज्ञ हो रही है। इस यज्ञ में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव चल रहा है और इससे मानव लोगों में एक मानसिक रूप से जागृति होती है, विकसित होते हैं। उन लोगों के बीच में श्रद्धा और शांति का सौहार्द कायम होता है और एक सामाजिक समरसता का यह एक प्रतीक है। ये सब कार्यक्रम से लोगों में मानव जो शक्ति है वह शक्ति जागृत किया जाता है। बहोरनपुर से हुई 2 कीमती मूर्तियों की चोरी। हजारीबाग के बहोरनपुर में पुरातात्विक विभाग द्वारा उत्खनन से मिली थी 1100 साल पुरानी मूर्तियां। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चोरी हुई मूर्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। हजारीबाग पुलिस मुस्तैदी से खोज रही है चोरी की गई मूर्तियां। झारखंड के हजारीबाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आरपी भारत द्वारा हजारीबाग के बहोरनपुर में पुरातत्व विभाग की उपलब्धियों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन पुरातात्विक विभाग द्वारा किए गए उत्खनन के दौरान मिली 2 मूल्यवान मूर्तियों की चोरी हो गई। चोरी कब और कैसे हुई इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल जो बातें बहोरनपुर से निकल कर आ रही हैं, उससे यही पता चलता है कि बहोरनपुर में खुदाई से मिली 2 कीमती मूर्तियों की चोरी हो गई। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। बताया जा रहा है ये मूर्तियां अनमोल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है, उत्खनन स्थल पर अगर सुरक्षा गार्ड थे तो चोरी कैसे हुई, और अगर कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे तो वहां पर गार्डों की प्रतिनियुक्ति क्यों नहीं की गई थी। बहरहाल पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ चोरी हुई मूर्तियों की तलाश में जुट चुकी है, लेकिन देखना यह है 1100 साल पहले की कीमती मूर्तियां बरामद हो पाती हैं या नहीं। हजारीबाग से रविभूषण सिन्हा की रिपोर्ट। अफीम तस्करों पर गिरी पुलिसिया गाज।
बैंगन के खेत में हो रही थी अफीम की खेती। मामले में मालीपुर के मोहम्मद जाकिर, उसके पार्टनर रामकुमार महतो के खिलाफ एफआईआर। अफीम तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। दरअसल बेगूसराय पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मालीपुर में अफीम की खेती करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बखरी डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया, पुलिस कप्तान को सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, उक्त खेत मालीपुर निवासी मोहम्मद जाकिर का बताया जा रहा है, जिस पर मालीपुर निवासी रामकुमार महतो लीज पर लेकर मादक पदार्थ की खेती किया करता था। वर्तमान में उस खेत में बैंगन लगा हुआ था। इसी बीच में अफीम की फसल लगी थी। सूचना मिलते ही शुक्रवार शाम पुलिस खेतों को पूरी तरह से घेर लिया था। शनिवार सुबह बखरी डीएसपी के नेतृत्व में खेतों में लगे अफीम को मजदूर द्वारा कटवाया गया, जिसके बाद उसे एकत्रित कर जला दिया गया। ज्यों-ज्यों गांव में इसकी सूचना मिली, सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने के लिए क्षेत्रों में उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने बताया, ये अफीम है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। बाड़ागाछी चौकी से सटे बहियार में करीब 12 कट्टा बैंगन के खेतों के बीच अफीम की खेती की गई। बताया गया, करीब 3 माह पूर्व इसकी खेती की गई थी। अब इसमें पोस्ता दाना तैयार हो गया था। पोस्ता दाना का बाजार मूल्य करीब 1600 रुपये किलोग्राम आका जा रहा है। थानाध्यक्ष प्रतोष कुमार ने बताया, पुलिस को जैसे ही अफीम की खेती की जानकारी मिली, जिसके बाद मालीपुर निवासी रामकुमार महतो एवं भूमि स्वामी मोहम्मद जाकिर के घर छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों मौके का फायदा उठाकर घर से फरार हो गए, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बताया, ठीक दोनों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी आरंभ कर दी। हेडक्वार्टर डीएसपी निशित प्रिया ने बताया, जमीन मालिक लीज पर लेने वाले व्यक्ति दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अफीम मादक पदार्थ है, इसकी खेती भारत में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। मालीपुर जगह में जहां मोहम्मद जाकिर हुसैन का जमीन था और उसके रामकुमार महतो केसर और सोनेलाल महतो के द्वारा करीब 12-14 कट्टे में खेती की जा रही थी। उसमें अफीम की खेती की जा रही थी और इसकी जानकारी मिलने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसडीपीओ बखरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इसमें मोहम्मद जाकिर और रामकुमार महतो दोनों की संलिप्तता है। दोनों पर एफआईआर किया गया है और आगे की कार्रवाई। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री मधुपुर पहुंचे, चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा, 23 मार्च से मधुपुर उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करें, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस दौरान मौके पर मधुपुर एसडीओ योगेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ विनोद रवानी सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। मधुपुर की उपचुनाव जो है अभी घोषणा हो चुकी है, तो उसी के संबंध में अब 23 से जो है नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो उसी का संबंध में तैयारी बढ़ती आए थे, यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी लोग और सारा तैयारियाँ कर चुके हैं। और खासकर बहुत सारे जो भी अगर मीडिया की जो जिलों से जो भी निकलता है तो उसका भी सही तरीके से मीडिया व्यवस्था प्रदान होना चाहिए। आरपी भारत लाया है दर्शकों के लिए परत दर परत खोलती रिपोर्ट। बहोरनपुर में खुदाई में 1100 साल के बाद अब 2400 साल पुराने मूर्ति मिले। सम्राट अशोक के कालखंड से जोड़ा जा रहा इन खुदाई से मिले अवशेषों को 2 मूर्तियों के चोरी होने के बाद जागी हजारीबाग प्रशासन। खनन स्थल की हुई घेराबंदी, मीडिया सहित आम लोगों के नजदीक जाने पर लगी रोक। देखते रहें आरपी भारत, हम रखेंगे आपको बहोरनपुर की हर ताजा खबर से अपडेट। बहोरनपुर से खुदाई में मिले सम्राट अशोक के कालखंड के करोड़ों रुपए की 2 मूर्तियां चोरी। हजारीबाग बहोरनपुर पुरातत्व विभाग की खुदाई में प्राप्त भगवान बुद्ध की 2 दुर्लभ प्रतिमा चोरी होने के बाद हजारीबाग प्रशासन जाग चुकी है। चोरी हुई मूर्तियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ में आंकी जा रही है। बहोरनपुर में पुलिस, जनप्रतिनिधि एवं बौद्ध भिक्षु की चहलकदमी एकाएक काफी बढ़ गई है। बौद्ध धर्मावलंबी भी बहोरनपुर गांव पहुंच चुके हैं। बौद्ध धर्म के भंते श्री ने कहा कि यह घर में हुई चोरी है, जिसके पीछे साजिश की बू आ रही है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में केंद्र सरकार का अहम रोल होता है, किंतु कीमती मूर्तियों की चोरी से उनकी साफ लापरवाही जाहिर हो रही है।
वहीं गांव वालों ने बौद्ध भिक्षुक का फूलमाला से स्वागत किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने खुदाई में प्राप्त दुर्लभ मूर्तियों की चोरी पर राज्य सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान के 48 घंटे के भीतर की इन मूर्तियों की धरोहर मान इनका उचित ख्याल रखा जाएगा और उसके बाद चोरी हो जाना पूरी तरह से सरकार की विफलता को दर्शाता है। समाज सेवी मुन्ना सिंह, युवा छात्र नेता पंकज मेहता एवं स्थानीय मुखिया ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़कर मूर्ति खुदाई स्थल पर लाने एवं भविष्य में ऐसी घटना न घटे इस पर उचित व्यवस्था करने की अपील की है। हजारीबाग एसपी ने भरोसा जताया कि हम जल्द चोरों को पकड़कर मूर्ति यथावत स्थापित करने में सफल होंगी। हजारीबाग उपायुक्त ने भी खुदाई स्थल का निरीक्षण कर भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल मूर्तियों के नजदीक आने जाने पर प्रशासन ने पूर्ण रूप से पाबंदी भी लगा दी है। हजारीबाग से रवि भूषण सिन्हा की खास रिपोर्ट। प्रशासन की क्या आगे की कार्रवाई है? पहला हम लोगों का प्राथमिकता है कि इस मूर्ति को रिकवर कराना और हम लोग उसी में लगे हुए, स्पेशल टीम लगा हुआ है, स्पेशल टास्किंग सबको दिया हुआ है। और दूसरा इसमें तो संपूर्ण घटना का भी जांच किया जा रहा है और इसमें किसी का लापरवाही बरती गई है तो किसका लापरवाही बरती गई है तो उस पर हम लोग निर्भर करके उन पर कार्रवाई करेंगे और आगे इस टाइप का घटना पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी रणनीति बनाएंगे। स्थानीय लोगों से कोई अपील भी है क्या सर? हाँ, अपील है, उनसे ऑलरेडी बैठक हो गई है और उन लोगों से भी हम लोग मदद ले रहे हैं। आपने मुआयना किया, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? तो अभी हम बताने लायक स्थिति में नहीं है, तो मतलब जब चीज़ें डेवलप होगी तभी हम जो है इस पर हाँ सबसे बुरा लगा प्रशासन का काम, प्रशासन का देखिए, गलत संदेश जाना गलत काम का स्वाभाविक है और ये जो गलती है ये अपने आप में कोई ऐसा नहीं कि कोई चोर इसको ले जाए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ऐसे ऐसे षड्यंत्र हमने बहुत जगह देखे, पूरे भारत में देखे। आपने प्रशासन से क्या मांगा? प्रशासन यहाँ अभी आए हैं, प्रशासन से तो जो है ना मांग करेंगे और ये जो है ना राज्य सरकार का काम नहीं है, ये केंद्र का है। इस तरह का जो कोई भी उत्खनन होता है उसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार जो है ना अपने स्पेशल जो है ना गार्ड लगाए, यहाँ ठेके के गार्ड ना लगाए जो जिम्मेवारी लेंगे, जिसको नौकरी जाने का डर हो, ऐसे तो वो जो है ना ठेके के आदमी लगा के और वो जो गैर जिम्मेवार हैं अगर ऐसा करेंगे तो कैसे वो जिम्मेवारी निभा पाएंगे। ये सर ये पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल जा रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अस्थिर पड़ा हो। ये तो और ज़्यादा आग बढ़तेगी, हम इसको शांत थोड़ा ना होने देंगे। मैं एक बार मुंह खोलता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि यही जगह मेरे मुंह को देख रही है। हम एक नेशनल आदमी हैं, हमने इस देश में 7 यात्रा पूरी कर ली हैं और 18 राज्यों में हमारे 10-10, 20-20 हज़ार लोग हमारे जानने वाले हैं। हम उन सबको जो है ना संदेश देंगे कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है। बिल्कुल, भद्रकाली मंदिर यहाँ से काफी नजदीक है, वहाँ भी पता है कि बौद्ध स्तूपों का किस तरह से निकलना जारी था और बीच में वो कार्य रोक दिया गया। ये तो ऐसा होता ही है, स्वाभाविक है। तो आप लोग क्या एक बार चाहेंगे कि फिर से जो बौद्ध देखिए, मैं तो चाहूँगा, लेकिन मेरी चाहत से ज़्यादा तो उन लोगों को होना चाहिए कि यहाँ अगर भगवान बुद्ध के अवशेष निकलते हैं और पूरी दुनिया का आदमी यहाँ आके देखता होता है और पूरी दुनिया का आदमी अगर यहाँ आएगा तो कहीं से यूरो आएगा, कहीं से डॉलर आएगा, कहीं से और करेंसी आएगी जिन जिन देशों की है। एक अंतिम संदेश सर आप यहाँ के जनता को दीजिए कि वो अस्थिर नहीं हो, अधीर नहीं हो। हम एक बार आ चुके हैं पुणे से बहरनपुर और यहाँ पे पता है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई कार्य चल रही थी और अब एक बार फिर से यह क्षेत्र चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ पे 2 कीमती मूर्ति
जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, वो चोरी हो चुका है। तो हम चलेंगे अंदर और जानेंगे कि बहरमपुर में अभी की स्थिति क्या है और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, एसपी, डीसी और आम तमाम जनता जो आसपास की है, राजनीतिक दल के प्रमुख लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हम जानेंगे इस चोरी होने के पीछे का मुख्य कारण और अभी की मना स्थिति उनकी क्या है। पहुंचे हैं बहरमपुर बहुचर्चित स्थान जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है और यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकलनी जारी थी और साथ में माता रीची, माँ तारा की भी प्रतिमाएं निकल रही थी। लेकिन रात में एक घटना घटी और एक बार यह क्षेत्र फिर से चर्चा में आ गया है। रात में यहाँ से 2 प्राचीन मूर्तियों की चोरी हो गई है। अभी हमारे साथ मौजूद है हजारीबाग के जाने माने समाज सेवी मुन्ना सिंह जी। तो हम जानेंगे मुन्ना सिंह जी से कि मुन्ना सिंह इस विषय पे क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हम काफ़ी दुखी हैं कि यहाँ जो भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा चोरी हुआ है, बहुत ही घोर निंदनीय कार्य हुआ है। इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसमें जांच करके जो भी दोषी लोग हैं उनसे कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए और यहाँ पे सही से देखभाल और सुरक्षा का व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त थे उन पर उनका जवाबदेही तय किया जाए और सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ पे चूँकि सामने बारिश का समय है और यहाँ पे अपने आप में अनूठा मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई हैं, उन लोगों को यथाशीघ्र बारिश के पहले संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। एक पुलिस टिकट बना दिया जाए कि यहाँ पे कम से कम हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं विद्यार्थी परिषद से छात्र नेता है और युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है इनकी, पंकज मेहता जी। तो हम जानते हैं इस बहरमपुर मामले में इनकी क्या सोच है और युवाओं की क्या सोच है। वर्तमान समय में जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं बहरमपुर इसका नाम है और ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनने वाला है। बहुत काली का एक बहुत बड़ी बात है। तो सदियों पहले से यहाँ पर और भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई के माध्यम से जो हम लोग को मिल रहा है, बहुत गर्व की बात है। लेकिन कल रात में एक दुखद घटना घटी कि यहाँ से 2 मूर्तियाँ चोरी हो गई थी और किसी भी हाल में ये इन मूर्तियों को यहाँ पे उसको खोजबीन करना चाहिए और अपराधियों को पकड़ना चाहिए और इस जगह को विकसित करके इसका पूर्ण खुदाई करके, क्योंकि मुझे जो जानकारी है कि इस जगह पर सम्राट अशोक का शायद ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु इन्हीं के आसपास कहीं हुआ है। अगर उनका खुदाई व्यापक पैमाने पर यहाँ पे किया जाए तो शायद पूरे भारत का सबसे बड़ा बुद्धकालीन अवशेष और भगवान बुद्ध से संबंधित यहाँ मिलने की संभावना है। और पुनः हम बात करने के लिए तैयार हैं बहरमपुर के मुखिया से और हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। तो हम जानते हैं यहाँ के मुखिया से कि अब इनका क्या है इस विषय पे कहना और जानना है। देखिए, मैं 2-4 बात बता दे रहा हूँ पहले से। ये फर्स्ट में 2019 में काम 27 नवंबर से स्टार्ट किया गया और इसमें हम लोग पूरा गांव वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके जितने भी इसके मुखिया, लोकल मुखिया है, हम लोग यहाँ पे काम को पूजा पाठ के थ्रू हम लोग स्टार्ट किए थे। खुदाई का ये फर्स्ट स्टेप जो देख रहे हैं इसमें चला करीब 45 डेज काम। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में चल रहा है, उसमें लगभग 1 फरवरी से काम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बहुत तरह की अद्भुत मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। और आज का बात 20 तारीख का ऐसा रहा रात्रि में कि अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि 2 मूर्तियाँ गायब हो गई। करीब 6 बजे फोन आया यहाँ के गार्ड के द्वारा। तो ये काफ़ी दुखद घटना है और उम्मीद करते हैं कि इसे प्रशासन त्वरित कार्रवाई करके अविलंब हम लोग सब साथ में मिलकर पकड़ने का कोशिश करेंगे कि मूर्ति कहाँ छुपा के रखें, जो भी रखें। तो यहाँ क्या पहले से कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं थी? गार्ड वगैरह सब है, 1-4 का गार्ड है यहाँ पे, पुलिस लाइन से भी है और हमारे ये मुफस्सिल थाना से भी एक पदाधिकारी रहते हैं यहाँ पे नाइट में। तो ये कैसे संभव होता है? ये अब कुछ नहीं बोल सकते इस पर। हम और भी आगे चलते हैं और जानेंगे यहाँ का अभी परिस्थिति क्या है और इस पर किस तरह से लोगों का जन आक्रोश उभर करके सामने आ रहा है। तो मूर्ति चोरी हुई है बहरमपुर में 4-5 दिनों से ये काफ़ी खबर भी चल रही थी और काफ़ी ये चर्चा में आ चुका था। अब जो है सो एक तरह से हताशा लोगों के मन में आ रहा है कि कोई भी धरोहर जब अस्तित्व में आ रहा है तो उसमें जो है चोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आपने भद्रकाली में भी पुरानी कहानी सुनी होगी। अब इस संबंध में आपकी क्या है? ये पूरी जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिस्टों का यह ध्यान केंद्र है और बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ मामला है। 2 वर्षों से खुदाई चल रही थी, तो जिस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बना तो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का भी नज़र इस पर आया और मेरी मांग है कि जो प्रतिमा का बरामदगी होना चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस स्थान का जो है वो बुनियादी सुविधाओं का यहाँ बहाल होना चाहिए।
सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान 2 दिन पूर्व आया कि इस स्थान का बहरनपुर का संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उस पर काफ़ी ईमानदारी से वो कार्य करेंगे। लेकिन उनके बयान का 48 घंटा भी नहीं हुआ और ये बीते रात ये 2 कीमती मूर्तियां का चोरी होना ये स्थानीय पुलिस प्रशासन का और राज्य सरकार की विफलता है। तो ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ न शौचालय है, यहाँ न किसी प्रकार का कोई बुनियादी सुविधा है। यहाँ के जो भी मजदूर लोग काम करते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जो काम करते हैं ये खुले में शौच जाते हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब विधि की विडम्बना है कि एक तरफ राज्य सरकार ODF घोषित करती है, जिला घोषित करती है और सैकड़ों लोग जो खुदाई कर रहे हैं लोग हैं वो खुले में शौच जाते हैं। तो ये काफ़ी शर्म की बात है। इस स्थान का सुरक्षा होना चाहिए, संरक्षण की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन ले और तुरंत तत्काल गिरफ्तारी करे। ये थे हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव जी। हम जुड़ी हुई खबरें अभी जो बहरनपुर से निकल के आ रही हैं आपको देते रहेंगे। आप बने रहें RP भारत के साथ। कैमरामैन संदीप के साथ रवि प्रसाद सिन्हा नजर। चंदनक्यारी प्रखंड के शिबा बुद्धि पंचायत अंतर्गत सीता नाला के दामोदर नदी किनारे गिरिधारी मंदिर समीप 3 दिवसीय हनुमंत यज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर रविवार को गाजे बाजे के साथ 301 कन्याओं एवं महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यज्ञाचार्य श्री सुबोध पांडे अगुवाई में कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा यज्ञ मंडप से प्रारंभ होकर बिरसा पुल दामोदर नदी शमशान काली मंदिर के निकट पहुंचा, जहां यज्ञाचार्य पंडित सुबोध पांडे, उपाचार्य श्री अशोक पांडे, वैदिकाचार्य श्री सुखदेव पांडे, अन्य सहयोगी पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल कलश में लेकर जय श्री राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व में कल्याण हो, करुणा महामारी विश्व में समाप्ति हो की जय घोष के साथ साथ हजारों श्रद्धालु सीता नाला बस्ती होते हुए यज्ञ मंडप पर पहुंचे, जहां पर कलश यात्रा में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। वहीं यज्ञ मंडप में पूजन, अग्निबंधन, पंचांग पूजन आदि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। रविवार शाम रामचरित्र मानस का कथा कुमारी अनुराधा सरस्वती जी के द्वारा सुनाई जाएगी। सोमवार की शाम झारखंड के भक्ति गायक हेमंत दुबे द्वारा रामायण कथा एवं मंगलवार हनुमान जी का अभिषेक एवं पूर्णाहुति के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पंडित विक्रम पांडे, विशाल पांडे, प्रधान यजमान श्री भरत चंद्र महथा, श्रीमती तीतू देवी, आकाश महतो, राम रंजन महतो, रमेश महतो, निमाई महतो, त्रिवेणी चंद्र महथा, जौहर लाल महतो, यमुना महतो, प्रदीप महथा समेत सैकड़ों गांव के भक्त मौजूद रहे। चंदनक्यारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे ग्राम सीतामढ़ी में आज कलश की स्थापना हुई, जिसमें सभी यात्रियों दामोदर नदी के किनारे बिरसा पुल से लेके हमारे सीतामढ़ी ग्राम के नदी किनारे के मंदिर हनुमान मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें हम लोग सभी प्रतिष्ठाओं ने भाग लिए तथा हम सभी को बहुत अच्छा लगा। हमारे ग्रामवासियों को मैं सत नमस्कार करती हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम का संगठन किया, उसको मैं अपनी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं से दामोदर नदी किनारे गिरी गोवर्धन मंदिर के समक्ष एक नई हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की गई है और ये 3 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ आज से प्रारंभ हुआ और 24 तारीख को मूर्ति स्थापना, हनुमान जी की प्रतिष्ठा, यज्ञ की पूर्णाहुति, भंडारा एवं दरिद्र नारायण की यज्ञ से क्या माहौल होता है, उस क्षेत्र के लिए क्या संदेश होता है? यज्ञ पृथ्वी मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। इस पृथ्वी पर जन्म लिए तो इस पृथ्वी से ही हमको जो कुछ भी मिला इस पृथ्वी से मिला, तो इस पृथ्वी की ऋण चुकाने के लिए हम पृथ्वी पर बैठकर पूजन अर्चन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तभी हम पृथ्वी की ऋण से मुक्ति पाते हैं। इसीलिए यज्ञ किया हजारीबाग चैत्र रामनवमी महावीर झंडा महासमिति की बैठक बड़ा अखाड़ा रामजानकी मठ परिसर में राजेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय
लिया गया कि इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हजारीबाग की रामनवमी को और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। राजेश यादव ने कहा, पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से हजारीबाग का विश्व प्रसिद्ध झांकी लोगों को देखने को नहीं मिला था, किंतु इस वर्ष अगर लोग संयम बरते तो भव्य झांकी निकाली जाएगी। उपस्थित लोगों ने जय श्री राम के नारे से पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। स्वागत है आपका आरपी भारत हजारीबाग में, और हम आप पहुंचे हैं बड़ा अखाड़ा। यहाँ रामनवमी को लेकर रामनवमी समिति के लोग काफी संख्या में जुटे हैं और इस बार भव्य रामनवमी की तैयारी है। आप सबों को ये पहले से पता है कि हजारीबाग की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ की झांकियाँ 2 दिन तक लगातार चलती रहती हैं। तो हम जानेंगे अखाड़े के लोगों से कि इस बार रामनवमी में उनकी क्या स्थिति होगी और वो किस तरह से कोरोना का पालन करते हुए रामनवमी की झांकी निकाल पाएंगे। जैसे कि अगला बार 2020 में पूजा पाठ को ढंग से किया गया, जो झांकियाँ निकलती थी वो 20 में नहीं निकल पाया, जिसके इस बार 2021 में हम लोग झांकी बढ़िया से निकालेंगे और धूमधाम से रामनवमी मनाएंगे। इसी कारण ये बैठक रखी गई थी। और आपका चैनल के माध्यम से मैं राम भक्तों को बताना चाहता हूं कि अपनी अपनी तैयारी में लग जाए अखाड़ा में, और इस बार 2021 में बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाएंगे रामनवमी। रामनवमी की पूरी जानकारी आपको इसी तरह आरपी भारत पे हम देते रहेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ रवि भूषण सिन्हा। डोमचांच कोडरमा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डोमचांच के पदाधिकारियों सदस्यों ने ग्रेजुली पब्लिक स्कूल में धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने मनोरंजक गीत, संगीत, चुटकुले प्रस्तुत कर होली का आनंद लिया। सबने मिलकर आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के फल, पकवान, भोजन सामूहिक रूप से ग्रहण किया। तत्पश्चात एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। रिपोर्टर संदीप कुमार, डोमचांच कोडरमा। सरकार के निर्देशानुसार लगभग 11 माह से सभी वर्ग बंद थे। इधर गत 1 मार्च से कुछ कक्षाएं प्रारंभ हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगामी 1 अप्रैल जो नया सत्र शुरू होने का समय होता है, उस समय पर नर्सरी से लेकर क्लास 7 तक का पठन पाठन कार्य प्रारंभ किया जाए। सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे, हाथ धुलाई करेंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम प्रशासन से चाहते हैं कि इन शर्तों के साथ विद्यालय खोलने का आदेश पारित किया जाए। 1 अप्रैल से निश्चित रूप से सभी विद्यालय खुल जाए, जिससे हजारों बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार मिले। उनका जो भरण पोषण में दिक्कत हो रहा है, रोजी रोजगार में दिक्कत हो रहा है, वो समस्या दूर हो। सरकार हम सबों को किसी भी उनके यहाँ अगर कोई विपत्ति हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में किसी भी शिक्षक के साथ अगर कोई कैजुअलिटी होता है, विपत्ति होता है, तो उनके यहाँ हम लोग तन, मन और धन से यानी आर्थिक रूप से भी उनको सहयोग करने का काम करेंगे। ऐसा आज हम लोगों ने निर्णय लिया और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। तो कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा सफल हुआ और इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं अपने पदाधिकारियों का और तमाम क्षेत्र के वासियों का। हमारी यही मांग है कि अगर 1 अप्रैल से विद्यालय खोलना सुनिश्चित करें, क्योंकि निश्चित तौर पे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, गार्जियन को भी बहुत परेशानी हो रही है। वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द विद्यालय खुले और 1 अप्रैल से हम मांग करते हैं कि सरकार से कि विद्यालय खोलने का अनुमति दे। हम लोग आतुर हैं विद्यालय चलाने के लिए। और बुलाया जा रहा है उनके लिए हम लोगों ने जो कोविड-19 का नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर पूरी व्यवस्था के साथ उसको हम उन लोगों को बुलाया जा रहा है और हम लोग शैक्षणिक कार्य अभी संचालित कर रहे हैं। और जूनियर बच्चों को भी कहेंगे कि आप घर पे हैं, आप अपने अच्छे से पढ़ाई करें और जब विद्यालय खुलने का आदेश आता है सरकार का, उस आदेश का आलोक में आप सभी को पूरे सतर्कता के साथ, मास्क के साथ और दूरी को, उचित दूरी को बना के आपको क्लास में अटेंड करना है। और सरकार के आदेश के अनुसार हम लोग बहुत जल्द से जल्द विद्यालय खोलना चाहते हैं। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ श्रम मंत्री ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार सत्यानंद भोक्ता ने फीता काटकर न्यूबॉर्न केयर यूनिट का शुभारंभ किया। चतरा जिले में नवजात बच्चे को बेहतर चिकित्सा सुविधा के अभाव में अब विभिन्न स्थानों में रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं सदर अस्पताल चतरा में नवजात शिशुओं को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए 12 बेबी रेडिएंट वार्मर स्थापित कर आज से स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का शुभारंभ कर दिया गया। वहीं आज चतरा सदर अस्पताल में मंत्री उपायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से डायलिसिस सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। डायलिसिस की
प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वक्र यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ये यूनिट NHM के तहत बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए। इसे लेकर उपायुक्त ने कहा, हम कटिबद्ध हैं। शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि न्यूबॉर्न केयर यूनिट 12 रेडिएंट वार्मा मशीनें लगाई गई हैं। इसमें बच्चों को समय पूर्व कम वजन के जन्मे बच्चों को रखा जाएगा। वर्तमान में नवजात बच्चों को बीमारी होने पर कई बार विभिन्न स्थानों में रेफर कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट के अच्छे से संचालन हेतु डॉक्टर एवं नर्स की एक टीम को रिम्स में प्रशिक्षण लेने हेतु भी भेजा गया। जिलावासियों के लिए काफी खुशी की बात है कि 2 अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट डायलिसिस सेंटर का एक साथ शुभारंभ सदर अस्पताल चतरा में किया गया। इससे नवजात शिशु डायलिसिस से जुड़े मरीजों को सदर अस्पताल चतरा में ही सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट डायलिसिस सेंटर के शुभारंभ के पश्चात मंत्री महोदय उक्त पदाधिकारियों ने सभी आधुनिक मशीनों का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन ने मशीनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं मौके पर मंत्री संघ मुख्य रूप से उपायुक्त दिव्यांशु झा समेत उप विकास आयुक्त सुनील कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा मुमताज अंसारी, सिविल सर्जन चतरा डॉक्टर रंजन सिन्हा मौजूद थे। चतरा से जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कारण है कि जिला के प्रशासन, राज्य की सरकार, सभी लोग एक्टिव हैं और सभी लोग चाहते हैं कि जब हम पदाधिकारी नेता सबको सुविधा है तो आम जनों को सुविधा कैसे हो, इसके लिए हम लोग सब लगे हुए हैं कि सभी लोगों को बढ़िया AC मिले, बढ़िया इलाज हो, बढ़िया शिक्षा मिले। इसके लिए हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं इसकी व्यवस्था आपको रांची में परमानेंट धनबाद बधारों में जमशेदपुर में मिलेगा, लेकिन चतरा छोटा शहर है, इसके बावजूद भी यहाँ जिनका डायलिसिस करना है, जिनका किडनी में इफेक्ट है, तो उनको जाना पड़ता था रांची, तो भी नंबर लगाना पड़ेगा, कितना दिन नंबर आएगा। और यहाँ गरीब के लिए वो सुविधा है। छोटे छोटे बच्चा हैं जिनको यहाँ बच्चा जन्म लिया फिर उसके रखने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर रेफर करिए रनिंग चिल्ड्रेन, रिम्स, यहाँ भी सब व्यवस्था है। और हम लोग और बेहतर क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग सब लगे हुए हैं। चिकित्सा की कमी है, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि महिला चिकित्सक होनी चाहिए। और डॉक्टर मात्र 5 हैं, तो अधिकतर और कैसे है, इसके लिए हम लोग विभागीय मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे और हम लोग पूरा फुलफिल करेंगे। थैंक यू। पहला हमारा डायलिसिस यूनिट जो है वो चालू किया गया है। अभी 2 यूनिट्स के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं और फाइनली ये 5 यूनिट्स में रहेगा। और जितने भी डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है निजी क्लिनिक्स में या हजारीबाग जाना होता है, वो यहाँ पर भी डायलिसिस की सेवा ले सकते हैं, जो BPL परिवारों के लिए निःशुल्क रहेगी। और जो दूसरा मुख्य इनॉग्रेशन हुआ है वो है SNCU का, जो न्यूनेटल केयर यूनिट है। यहाँ पर जो नवजात शिशु होते हैं जिनको कोई सांस लेने में तकलीफ है या वजन कम है, तो उनको हम लोग यहाँ पे केयर रख सकते हैं, जो पहले रेफरल्स होते थे। तो यहाँ पर 6 यूनिट का SNCU बनाया गया है, जिसमें नवजात शिशुओं की जो इन्फेंट मोर्टालिटी है उस पर हम लोग रोकथाम लगा सकते हैं। लेडी डॉक्टर की भी कमी है यहाँ, ऐसी स्थिति में आपका ये छोटे बच्चे नवजात के लिए क्या प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है? SNCU के लिए अभी फिलहाल हमने प्रशिक्षण जो डॉक्टर्स हैं और जो ANMs हैं उनके लिए डेडिकेटेड प्रशिक्षण रखा गया था स्टेट के द्वारा, उसमें हमने प्रशिक्षण कराया है। और राज्य सरकार से भी मांग की है कि यहाँ पे लेडी डॉक्टर्स की भी बहाली की जाए। कुछ लेडी डॉक्टर्स यहाँ नियुक्त हुए हैं जिनकी सेवाएं हम लोग लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट के जो मिनरल फंड है उसके माध्यम से भी हम लोग डॉक्टर्स की बहाली करने वाले हैं। मधुपुर उपचुनाव में मंत्री हाफिजुल की जीत सुनिश्चित करने को लेकर महागठबंधन दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मधुपुर के पत्थर चपटी स्थित आम बागान में की गई। मौके पर मंत्री हाफिजुल हसन, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, राजद के पूर्व विधायक सुरेश पासवान सहित महागठबंधन दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में उपचुनाव फतेह करने की रणनीति बनाई गई। मौके पर हाफिजुल हसन ने कहा, नामांकन से पहले आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। आज से उपचुनाव का आगाज हो गया है, अंजाम में जीत पक्की है। उन्होंने बताया 25 मार्च को वो नामांकन करेंगे। नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा नामांकन ऐतिहासिक होगा। वहीं मौके पर
पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा, हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व मधुपुर को मंत्री दे दिया है, बस अब उपचुनाव में जीत हासिल करना। वहीं उन्होंने कहा 25 तारीख को नामांकन के दिन महागठबंधन पार्टी हाफिजुल हसन को जीत सुनिश्चित कर देगी। मौके पर सैकड़ों महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। ये जो हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, ये चुनाव का पहला बीज, जैसे खेती में पहला हम लोग फर्स्ट बार जो हल जोतते हैं, उसी तरह आज नॉमिनेशन से पहले का कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग रखे हैं। बहुत तादाद में आप लोग पहुंचे, इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपने दिल में हाजी साहब को बसा करके रखे। मैं जब विधानसभा से हेमंत बाबू से मिल करके निकला तो उन्होंने सिर्फ यही बोले हमको कि तुम घबराओ नहीं, सिर्फ तुम नॉमिनेशन करो, जीत हम लोग सब मिलके तुमको करा करके हम लोग फिर विधानसभा लाएंगे। हफीजुल हुसैन जिंदाबाद, हफीजुल हुसैन जिंदाबाद। राजनीतिक जीवन का ये मेरा पहला पड़ाव है। यहां से या तो मैं राजनीतिक में बहुत ऊपर उठ जाऊंगा और नहीं तो मैं बहुत नीचे चला जाऊंगा। भाइयों, जिस तरह माहौल मधुपुर में मैंने देखा है, बहुत से लोग जो मेरे करीब के भी रहे हैं घबराए हुए हैं। विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर सक रहा कि मेरा प्रत्याशी कौन होगा। पेपर में कभी बोलता है ये आगे चल रहा, कभी बोलता उसका नाम कट गया, कभी बोलता इसका चढ़ गया। ये चीज हो रहा। इस मिशन को हम लोग किस तरह आगे बढ़ाएं, बगैर शिकवा शिकायत से बहुत लोग की तैयारी हमें करनी है। 25 तारीख को इतनी जबरदस्त तैयारी कर देनी है, ऐसी तैयारी हम लोगों को कर देना है, लोग उसी दिन इनको सर्टिफिकेट एमएलए का दे देगा कि आप महागठबंधन जिंदाबाद, फुरकान अंसारी जिंदाबाद। लेकिन हाजी साहब के साथ काम करने के साथ साथ काम करते हमारे हफीज जी को काफी जानकारी है राजनीति की और युवा है। और जब बैल बुढ़ा जाता है तो नौजवान हम लोग बाछा खरीदते हैं। ये बाछा है, जितना दुखना जोड़ते रहिए, कोड़ कर देगा सब जगह खेत में आबाद करते रहिए। इनको आप लोग चुनिए, 25 तारीख को ही हमको सर्टिफिकेट को दे देंगे। हेमंत जी भी आएंगे, उनके साथ 5-6 मंत्री भी आएंगे और 10-15 विधायक भी आएंगे उनके नॉमिनेशन में। और उस दिन ज्यादा लगेगा ये मैं कहना चाहता हूं। आरबीडी के जो साथी हैं संजय यादव जी भी आएंगे, जिला अध्यक्ष हैं तो रहेंगे ही, जिला के सभी लोगों के साथ सब लोग मिलकर हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा महागठबंधन के उम्मीदवार है, किसी एक पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, महागठबंधन के उम्मीदवार है। ये लोग कहीं भी इसमें हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे। चुनाव को मैं अपने जगह से देख रहा हूं, चुनाव कैसे जीतेंगे इसकी जिम्मेदारी भी हम लेता हूं।
हम चुनाव जीतेंगे। जितना तो है ही, लेकिन भारी हो जिताने के लिए आशीर्वाद नहीं दिए हैं, आपको पहले ही मंत्री बना करके भेजे हैं और तमाम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को मंत्री को जिता करके भेजना है, एमएलए को नहीं, मंत्री को। इसलिए आने वाले चुनाव में आपके बीच बहुत झोलटंगमार नेता मिलेगा, झोला टांग टांग करके आप लोगों के बीच पहुंचने का काम करेगा, आपको लोभ और लालच देने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। चाहे जितने भी हमारे साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।